नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और ये बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। हमने ऑलरेडी बहुत सारे सीरीज के वीडियो इस बार लेके आ चुके हैं। इस चैप्टर में टोटल 8 चैप्टर हैं। हालाँकि अगर मैं सिंगल चैप्टर का वीडियो बनाना शुरू करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक वही टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है पूछा जाएगा, उन सभी वीडियोज़ को बना रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो। तो इस बुक में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर ये था जिसके वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उन सभी को मैंने समझा रखा है। इसके अलावा दूसरा चैप्टर में भी संघवाद इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गठबंधन इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक दल इम्पोर्टेंट है और भारत की दलीय व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन सबको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। इसके अलावा चैप्टर 3 में भी हमने आपको ये वीवीआई बताया था, संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और शहरी और स्थानीय स्वशासन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है और ये सारे वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर 4 अभी हमारा वर्तमान समय में चल रहा है, जिसमें पहला पॉइंट हमने करवा दिया, दूसरा पॉइंट भी करवा दिया और तीसरा पॉइंट भी करवा दिया। इन तीनों पॉइंट्स के वीडियोस भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। आज हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है मतदान व्यवहार के निर्धारित तत्व। देखिए, मतदान मतलब वोट करने का तरीका, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपका मत ही तो है, जनता का वोट ही तो है जो अपने सरकार का चुनाव करता है। तो ऐसे में मतदान में जो भी तौर तरीके हैं, नियम कानून है, इसके निर्धारित तत्व हैं, इन सभी के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट नंबर 4 है और आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा पॉइंट कहता है मतदान व्यवहार के निर्धारित तो आइए जानते हैं कि मतदान व्यवहार के निर्धारित तत्व क्या होते हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं और ये कैसे कार्य करता है। मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया है। देखिए, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, इसमें जो मतदान है, जो जनता का वोट देने का तरीका है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना मतदान के आप किसी भी सरकार का चुनाव नहीं कर सकते। और ये अच्छा भी है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बेहतर भी माना जाता है। बहुत सारे देश आज के समय में डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, लगभग सभी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्री को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी सही तरीके से चल नहीं पाता है। यहाँ पे अपने इनके नियम कानून होते हैं, ये अपने इस्लाम के कानून के हिसाब से चलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं भारत के अलावा जहाँ पे डेमोक्रेसी आज भी है और ये जनता के मत के द्वारा अपने सरकार का चुनाव किया जाता है। इसमें नागरिक जो होते हैं, जो आम जनता होते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। मताधिकार का मतलब मत का, वोट का। आपका जो वोट है, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। प्रतिनिधि में यही होता है, विधायक हो जाते हैं या फिर सांसद हो जाते हैं या स्थानीय लेवल पे कहिए तो मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, जिला पार्षद, ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। जिनको चुनता कौन है? जिनको चुनता है आम जनता, जिनको चुनता है आम नागरिक। तो अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से, मत के अधिकार के माध्यम से ये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल लोकतंत्र की बुनियाद होती है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करती है। देखिए, यह समाज के जो वोट देने का अधिकार है, जो मत देने का अधिकार है, जो अपने प्रतिनिधि के चुनाव करने का अधिकार है, ये अलग-अलग समाज में अलग-अलग विचारधाराओं में एकता लाने का भी काम करता है। कई बार आपने देखा होगा, जो प्रतिनिधित्व होता है, जो प्रतिनिधि अपने आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को वो सरकार के सामने लाते हैं, उनके समाधान को वो सरकार को कह के जनता के लिए लाते हैं। तो ये प्रतिनिधि जो होते हैं, जो आम जनता के मत और मताधिकार के माध्यम से चुने जाते हैं, ये वर्गों और विचारधाराओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, इन सभी पॉइंटों के ऊपर वो उनको मतलब कि दिलासा दिलाते हैं या विश्वास दिलाते हैं कि आगे आने वाले समय में इन सभी चीजों को सही किया जाएगा। मतदान व्यवहार को समझने के लिए हमें उन तथ्यों पर विचार करना चाहिए जो इसे प्रभावित करते हैं। देखिए,
मतदान व्यवहार, जो वोट देने का तरीका है, जो वोट देने की शैली है या वोट देने का अधिकार है, इसको समझने के लिए हम उन फैक्टर की भी बात करेंगे, उन कारकों की और कारणों की बात करेंगे जो कहीं न कहीं इसको प्रभावित करता है, कहीं न कहीं इसमें बाधा उत्पन्न करता है, कहीं न कहीं इसमें दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आगे की स्लाइड में हम उन्हीं फैक्टर और तत्वों के बारे में बात करेंगे जो कहीं न कहीं मतदान व्यवहार के अंदर कठिनाइयां उत्पन्न करती है। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिसे हम सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा कि ये वही तत्व हैं जो कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति मतदान व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक तत्व होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, एक समाज कैसा है, कैसे विचार हैं उसके, कैसा सोच है उसका, वहां की आर्थिक स्थिति कैसी है, रोजगार का साधन कैसा है, शिक्षा कैसा है, वहां पे स्वास्थ्य कैसा है, ये मतदान व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारित तत्व माना जाता है। इसमें व्यक्ति के आय मतलब आमदनी, वो कितना कमाता है, उसके शिक्षा और पेशा शामिल होता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था ना कि उस समाज के अंदर आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, ये सब फैक्टर हैं जो कहीं न कहीं सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंदर आता है। तो इसमें किस उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के आय को देखा जाता है, शिक्षा को देखा जाता है, पेशा, ये सभी शामिल है। उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन और उच्च आय वाले लोग आमतौर पर अधिक मतदान करते हैं। जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं और जिनकी आमदनी ज्यादा है, वो सही समय पर सबसे सटीक तरीके से वोट गिराने का काम करते हैं, किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की बेहतर समझ होती है। वो समझ पाते हैं कि किस प्रकार से राजनीति में कौन कौन सी परेशानियां चल रही है या फिर किस प्रकार की परेशानियां हो रही है रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके। इसलिए इस समझ को देखते हुए वो वोट करते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक जागरूक होते हैं। जो आर्थिक रूप से संपन्न कहने का मतलब है जो जमींदार है, जो पैसे वाले हैं, जो पहले से पैसे वाले हैं, वो भी अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूक होते हैं। इसीलिए वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के प्रति अधिक संजीदा होते हैं। संजीदा का मतलब होता है एक्टिव होना। ऐसे लोग जो समाज में ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग जिनकी आमदनी ज्यादा है, ऐसे लोग जिनका समाज में स्थिति पहले से ही बेहतर है, ये अपने वोट को लेके संजीदा होते हैं, अर्थात एक्टिव रहते हैं कि उन्हें सही समय पर सही प्रतिनिधित्व का चुनाव करना है, नहीं तो आगे आने वाले समय में उनके लिए समस्या पड़ जाएगी। तो ये हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में था। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है जाति और समुदाय, कास्ट एंड कम्युनिटी। अब देखिए, भारत जैसे विविधता वाले समाज में जाति और समुदाय का मतदान व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी को पता है कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारी जो भारत के अंदर विविधता है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें विविधता को दिखाता है, मतलब अलग अलग संस्कृतियों के साथ संयोजन को दर्शाता है। तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें हैं। जाति, ये जो जाति की समस्याएं हैं, वो हमारे भारत में बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसने राजनीतिक प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव छोड़ा है। जाति आधारित राजनीति कई क्षेत्रों में प्रचलित है। जाति के अनुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना, जाति के अनुसार राजनीति करना, जाति के अनुसार प्रभुत्व जमाना, ये सभी हमारे भारत में ज्यादा होता है। अगर मैं बिहार का रहने वाला हूं तो मैं आपको बिहार की बातें ज्यादा बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो है ना, वो जाति के ऊपर राजनीति ज्यादा होता है। यादव, भूमियार, ब्राह्मण, कुर्मी, मलाह, इन सभी के बीच में ना ये राजनीति फंसा हुआ होता है। तो याद रखिए, ये जो जाति के ऊपर आधारित राजनीति होती है ना, ये कहीं ना कहीं समाज को पीछे धकेलती है, समाज के स्तर को नीचे करती है। यहाँ पे लोग अपनी जाति के हिसाब से अपने समुदाय के उम्मीदवार को वोट देने की प्रवृत्ति रखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण को ही वोट दूंगा, मैं भूमिहार हूं, मैं भूमिहार को वोट दूंगा, मैं यादव हूं तो मैं लालू यादव को वोट दूंगा।
तो ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है जाति के ऊपर राजनीति करने से। धर्म के ऊपर भी राजनीति होता है। हिंदू कहेगा मैं हिंदू को, मुसलमान कहेगा मैं मुसलमान को वोट दूंगा, तो ये धर्म की राजनीति हो जाती है। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम जाति और समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जाति की राजनीति आपको समझा रहे हैं कि जाति की राजनीति के अंतर्गत हर एक व्यक्ति अपने समाज के स्तर से उसी जाति को मत देने की कोशिश करता है जो उसके समतुल्य है, उन्हीं जाति के लोगों को वोट देने की कोशिश करता है, और यही जाति की राजनीति कहलाती है। इससे राजनीतिक दल भी जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। हाँ, अब ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, लालू यादव का हो, जेडीयू हो, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिख रहे हैं ना, ये भी कम जाति का समीकरण नहीं करते हैं। इनका भी बहुत एक नेक्स्ट लेवल का गणित होता है, मैथ होता है। इसमें ये क्या करते हैं कि देखते हैं जहां पे जनसंख्या जिस जाति का है, उसी जाति के उम्मीदवार को उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, ताकि उनका उम्मीदवार अपनी जाति के मत गणना से या फिर वोटिंग से वहां के प्रतिनिधि के रूप में चुन के जीते जाए। तो ये एक समीकरण है, ये इनका मैथ करने का तरीका है, जिसके माध्यम से ये अपने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से अधिक बहुमत प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक वोट प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर थर्ड हमारा कहता है धर्म, रिलीजन। मैंने अभी आपको पहले वाले स्लाइड में थोड़ा सा धर्म के बारे में बताया था। अभी हम बात करेंगे धर्म भी जो होता है, रिलीजन जो होता है, वो भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ये जो हमारे भारत में विविधता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, दिस दैट फलाना ठिकाना, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से टकराव जो है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही होता है। तो ये जो धर्म है ना, ये धर्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मतदान व्यवहार के अंदर, कि किस तरफ पार्टी मुड़ेगी, किस तरह से वोट आएंगे, किस तरह से सरकार चुनी जाएगी, किस प्रकार से बहुमत हासिल किया जाएगा। तो विशेष रूप से धार्मिक आधार पर बने राजनीतिक दलों का समर्थन करने वाले मतदाताओं की संख्या काफी होती है। स्वाभाविक सी बात है। अब हमारे अगर भारत की बात कर लो तो ईमानदारी देखिए, ज्यादातर लोग जो है आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को लेके करते हैं, मुद्दा को लेके नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि आखिर मुद्दा क्या है, बेरोजगारी क्या है, समस्याएं क्या है। हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट देते हैं, हिंदुओं के अच्छे कार्य के लिए वोट देते हैं। तो ये है धर्म की राजनीति। हालांकि सभी सभी लोग नहीं है, ऐसा वही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो शिक्षित हैं, जो समाज में अच्छे पद पे हैं, जिनकी शिक्षा अच्छी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, वो लोग भी नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। लेकिन वो इसलिए देते हैं, वो विकास के नाम पे देते हैं, वो सामाजिक स्तर के प्रोग्रेस के नाम पे देते हैं, वो नरेंद्र मोदी के विदेश नीतियों के ऊपर वोट देते हैं, वो हमारे रोजगार और व्यापार के आधार पर उनको वोट देते हैं। तो ये एक तरीका है जो धर्म के ऊपर राजनीति किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ मतदाता धार्मिक नीतियों, धार्मिक पहचान और धार्मिक नेताओं के प्रभाव से प्रेरित होकर मतदान करते हैं। देखिए ये भी बात है, कुछ ऐसे वोट करने वाले व्यक्ति हैं समाज के, जो धर्म के हिसाब से, धार्मिक पहचान के हिसाब से और धार्मिक नेताओं के हिसाब से लोगों को वोट करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। और धार्मिक आधार पर होने वाले ध्रुवीकरण की राजनीति मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। जब धर्म को आधार बना के मतदान किया जाएगा तो इससे क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर कहीं पे हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान अल्पसंख्यक है, और वहां पे जो राजनीतिक पार्टी है किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित कर रहा है या खड़ा कर रहा है जो हिंदू है, तो स्वाभाविक सी बात है हिंदू जीत जाएगा। अब कोई ऐसा जगह जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान बहुसंख्यक है, तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है कि मुसलमान के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो ये एक धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण है, बंटवारा है, इसके अनुसार वोट देना, यही हमारा धर्म के अनुसार जो है, धर्म का जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक व्यवहार है या मतदान का व्यवहार है, वो इसी धर्म को आधार बना के किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है लिंग।
अब देखिए लिंग मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कुछ भी हो सकता है। तो इसके अनुसार जो है वो कैसे मतदान व्यवहार को देखा जाता है वो समझिए। लिंग भी मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, पुरुष पुरुष को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक लिंग के आधार पर मतदान के व्यवहार को देखा जाता है। देखिए मैंने आपको अभी क्या क्या बताया वो ध्यान से समझिएगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति के बाद मैंने आपको बताया है कि जाति और समुदाय के हिसाब से भी मतदान होता है, धर्म के अनुसार भी मतदान होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं लिंग के अनुसार भी मतदान व्यवहार को कैसे बनाया जाता है। पुरुष और महिलाओं के बीच मतदान की प्रवृत्तियों के अंतर हो सकता है। अब देखिए अभी क्या हुआ कि ये लिंग के आधार पर कैसे होता है मतदान व्यवहार को टारगेट किया जाता है, तो वो समझिए। कुछ समय पहले तक मुसलमान जो थे वो अपनी पत्नियों को कहीं से भी बैठे तलाक दे देते थे, उनको छोड़ देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम महिला को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत परेशानियां होती थी। एक महिला के 10-10 बच्चे और पुरुष ने उनको छोड़ के दूसरी किसी नई लड़की से शादी कर लिया क्योंकि इनसे उनका मन भर गया। अब ये 10 बच्चों को लेके महिला कहाँ जाएगी? ऐसे में ये कानून आना जरूरी था, तो महिलाओं ने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया और वोट भरपूर दिया, तब ना ये इतना बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो समझिएगा लिंग के आधार पर भी मतदान का बंटवारा होता है। यहाँ पे महिलाओं ने दबा के, मुस्लिम महिलाओं ने भी खूब सपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी को। कई समाजों में पुरुषों को मतदान दर महिलाओं से अधिक होता है। कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसी सामाजिक जगह है जहां पे मेल जो है वो ज्यादा वोट देते हैं और महिलाएं कम वोट देती है। हालांकि इस अंतर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए नए नीति कानून नियम इनको सजग करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि महिलाएं भी जमकर वोटिंग करने में, मतदान देने में अपना हिस्सा ले। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण तक सरकार ने दिया। इनको आरक्षण प्रदान किया गया है कि महिलाएं भी सक्रिय नागरिक बन के समाज के राजनीति में अपना योगदान दे, और अन्य नीतियों का सहारा लिया गया है जिससे महिलाओं का मतदान व्यवहार और सहभागिता धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी के समय में, वर्तमान समय में अगर आप देखें, महिलाओं का मत में योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब महिलाएं भी राजनीति में भाग ले रही है और अपने समाज को बेहतर बनाने के कार्य में लगी हुई है। तो ये लिंग के आधार पर मतदान व्यवहार के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल रीजन। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र भी मतदान व्यवहार पर असर डालता है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है कि आपको पता है कि भारत में तो विविधता है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे बालू है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे पानी है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र के अंदर के विविधता को दर्शाता है अलग अलग पॉइंटों के रूप। तो देखिए ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं और मुद्दे अलग हो सकते हैं। ग्रामीण और शहरी मतदाता कहने का मतलब है ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, या फिर जो लोग गांव में रहते हैं। इन दोनों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हो सकती है क्योंकि शहर के लोग अलग तरह की इच्छा रखते हैं, गांव के लोग जो हैं वो अलग तरह की इच्छा रखते हैं। शहरी मतदाता जो होते हैं, जो सिटी के लोग होते हैं, वो आमतौर पर अधिक शिक्षित होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें ऐसे मुद्दे चाहिए जो और ज्यादा विकास करे। उनके मुद्दे विकास के ऊपर होता है, रोजगार के ऊपर होता है, शहरी आधारभूत संरचना के ऊपर होता है। ये सभी चीजें शहर के लोगों को चाहिए। वहीं अगर ग्रामीण लोग, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोगों की बात करें तो वो कृषि के ऊपर बात करते हैं क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं। उनका काम कृषि पर आधारित होता है। वो जल के ऊपर बात करते हैं ताकि उनको सिंचाई करने का मौका मिल सके। वो स्थानीय स्तर के विकास के केंद्र की बात करते हैं कि उनके गांव में भी अच्छे स्कूल होने चाहिए, उनके गांव में भी अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, उनके गांव के अंदर भी विकास सड़क के माध्यम से, बांध के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, बिजली के माध्यम से होना चाहिए। इन मतदाताओं का मतदान व्यवहार उनके जीवन से जुड़े मुद्दों पर निर्भर करता है। तो हमारे जीवन में क्या कठिनाई है
ये तो हम समझेंगे। तो शहर के लोगों के पास लाइट की कमी नहीं होती, उनके पास बिल्डिंग्स की कमी नहीं होती, सड़क की कमी नहीं होती, स्वास्थ्य की कमी नहीं होती, शिक्षा की कमी नहीं होती, क्योंकि यही सब तो एक जगह पर उपलब्ध होने के कारण वो शहर बन जाता है, वो सिटी बन जाता है। उनके पास यातायात की कमी नहीं होती। लेकिन गांव और शहर में यही तो अंतर है। गांव में शिक्षा स्तर कम होता है, नीचे होता है, स्वास्थ्य स्तर कम और नीचे होता है, सड़कें नहीं होती, बांध नहीं होता, लाइट नहीं होता, सिंचाई की सही सुविधाएं नहीं होती। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जो शहर और गांव की आकांक्षाओं को अलग अलग बांटती है। इसलिए शहर के लोग का जो मतदान होता है वो किसी अन्य मुद्दों पे होता है, और गांव के लोगों का जो मतदान होता है वो किसी अन्य मुद्दे पे होता है। इसीलिए भौगोलिक क्षेत्र भी मैटर करता है मतदान व्यवहार में, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है राजनीतिक विचारधारा, आइडियोलॉजी किसका, पॉलिटिकल का, राजनीति का। राजनीतिक विचारधारा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, राजनीति विचारधारा भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करता है, वोट देने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। कौन? तो याद रखिएगा, ये जो विचारधारा है, जो सोच है राजनीति को लेके, वो भी फैक्टर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होता है, मैंने देखा है, कुछ लोग अपनी विचारधारा के आधार पर वोट देते हैं, अपनी सोच के हिसाब से वोट देते हैं, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो दक्षिण पंथी हो, चाहे वो मध्य मार्गी हो। इन सब के विचारधाराओं के सोच से ये लोग वोट देते हैं। अब बीच में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोगों को जहां पे मैंने अगर वामपंथी बताया है, दक्षिणपंथी बताया है और मध्य मार्गी बताया है, तो इन सभी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब आप बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के बच्चे हैं, तो आपको ये सब पॉइंट समझना पड़ेगा। और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आ चुका है, आप उन्हें जरूर देखें। राजनीतिक दलों की नीतियां, उसके घोषणा पत्र, उसके नेताओं के विचार मतदाताओं के विचार से मेल खाते हैं, तो वो उस दल को अपना वोट देने की ओर प्रेरित होते हैं। देखिए, मैंने आपको समझाना है ये कि कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी होते हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जिनके विचार, जिनके सोच आम लोगों से मिल जाता है, उनके साथ मेल खाता है। तो ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म समुदाय का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे लोग अपने विचारधारा की आइडियोलॉजी को हिसाब में लेके तब मत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मैं कहता हूं कि नदियों को साफ करना जरूरी है, मैं नेता हूं, आप समझिए बात को, मैं ही नेता हूं, मैं ही जनप्रतिनिधि हूं, मैंने कहा कि नदियों को साफ करना जरूरी है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं भाई, बात तो इसने सही बोला है। अब मैं किस जाति से हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किस धर्म से हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे विचार के विचार वाले लोग जो हैं, जो ये चाहते हैं कि नदियों को साफ करना जरूरी है, वो लोग अब मुझे वोट करेंगे, मत करेंगे और मुझे सरकार के अंदर लाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं नदियों को साफ करवाऊंगा, क्योंकि कुछ जनता ऐसे थे जो चाहते थे कि नदियों का साफ होना जरूरी है। तो ये विचारों का मैचिंग है, विचारों का मेल है, तालमेल है, बैलेंस है, तब जाके ये राजनीतिक विचारधारा के अंदर मतदान व्यवहार फैक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मीडिया और प्रचार। मीडिया और प्रचार अभियान भी मतदान व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। आज के समय में तो ये बहुत ट्रेंड में रहता है। वोट देने से पहले ही सारे अपने जो पार्टीज हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अपने अपने गुणगान में लग जाते हैं। हालांकि मीडिया पे तो अब शायद कम, लेकिन यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, आप कोई भी वीडियो देखे, कमल छाप, कांग्रेस, झाड़ू छाप, अपने अपने कार्यों की बखान करते हुए नजर आएंगे। टीवी पे भी आते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं, नए नए तरीकों से पंपलेट बनवा के, पोस्टर लगवा के, एड बनवा के, वीडियो बनवा के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उनके पास ही मत करें और अगले सरकार में फिर उन्हीं का चुनाव करें। तो मीडिया की भूमिका जो है वो मतदाताओं को सूचित करने और उनके विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो मीडिया होता है, ये जो एड्स होते हैं, ये जो लोगों के पास एजेंडाएं दी जाती है, इससे लोगों का विचार बदलता है। बार बार अगर आप एक ही चीज देखते जाओ ना कि हाँ कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया,
तो आपके मन में वो चीज आ जाएगा, हाँ शायद कांग्रेस ने किया होगा, वहां से लोगों का विचार और सोच बदल जाता है, वो अगली बार कहेंगे नहीं मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा। ऐसे ही आप बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी ने कहा मैंने राम मंदिर बनवाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दिस किया, मैंने डैट किया, अब लोग समझने लगे कि हाँ भाई इसने तो इतना काम किया है, तो अगली बार से वो वोट नरेंद्र मोदी को देंगे। तो यही है, इसमें क्या होता है कि टीवी का उपयोग किया जाता है, रेडियो का, सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया में यही इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और अखबारों के माध्यम से भी मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपना बड़ा बड़ा पोस्टर छपवाते हैं, सबका साथ सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार, बहुत सारे ऐसे स्लोगन भी हैं जो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और इसके माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने व्यक्तिगत मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाकर उनकी सोच और मतदान निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता में वृद्धि किया। जब से ये सोशल मीडिया ट्रेंड हुआ है, ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तब से तो पर्सनली टच में है सभी जनता के साथ सारे नेता। सभी जनता के साथ पर्सनली टच कहने का मतलब है कि एक एक व्यक्ति के पास उनकी आवाज पहुंच रही है। पहले हुआ करता था कि सारे लोग अखबार नहीं पढ़ते थे, सारे लोग रेडियो नहीं देखते थे, सॉरी रेडियो सुनते नहीं थे, टीवी देखते नहीं थे, लेकिन आज के समय में बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और बच्चे बच्चे यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं और वो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक चुनाव के वो जो मतलब कि एड्स होते हैं या फिर जो भी उनके पोस्टर बैनर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तरीका है, ये माध्यम है आम जनता तक पहुंच बनाने का, उनसे डायरेक्ट जुड़ने का, उनको प्रभावित करने का, उनको अपने विचार में सम्मिलित करने का। तो ये मीडिया और प्रचार के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्थानिक पहचान और स्थानीय मुद्दे इंपॉर्टेंट है। लोग वोट देने के समय में, मतदान को व्यवहार में लाने के समय में स्थानीय मुद्दे को भी बहुत ज्यादा देखते हैं। अब सोच लो आप जिस जगह, क्षेत्र या गांव या शहर में रहते हो, वहां का जो स्थानीय मुद्दा है, कहने का मतलब वहां की सड़कें सही नहीं है, विद्यालय सही नहीं है, स्वास्थ्य की सही तरीका से नहीं देखभाल किया जा रहा है, तो ऐसे में आपके पास मुद्दा क्या होगा? आपके पास यही तो मुद्दा होगा कि भाई हमें अच्छा स्कूल दो, हमें अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दो, हमारे यहाँ सड़कें बनवाओ, लाइट नहीं है, लाइट बनवाओ, गंदगी है, मच्छर है, दिस है, डैट है, पानी नहीं आता। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिसे हम स्थानीय मुद्दा कहते हैं, लोकल आइडेंटिटी एंड इश्यूज। स्थानीय पहचान जैसे कि राज्य, क्षेत्र या स्थानीय समुदाय मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। राज्य के अंदर के मुद्दे, क्षेत्र के अंदर के मुद्दे, स्थानीय समुदाय के मुद्दे मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्थानीय मुद्दे में जैसे कि विकास, जल, बिजली, सड़क मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जनता को क्या चाहिए? अच्छा सड़क ही तो चाहिए, उनके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और ये चीजें नहीं है तो वो फिर सरकार को घेरते हैं कि भाई ये सब चीजें नहीं है, ये जो देगा हम मतदान उसी को करेंगे। तो देखिए व्यवहारिक मुद्दे में आ गया नहीं सारे पॉइंट। ये मुद्दे उनके जीवन, मतलब दैनिक जीवन कहने का मतलब प्रत्येक दिन सीधे प्रभावित करते हैं। अगर ये मुद्दे अगर सही नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, स्कूल नहीं है, तो ये उनको प्रभावित करता है। इसलिए मतदाता उन नेताओं या पार्टियों को वोट देने की प्रवृत्ति रखते हैं जो इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने का वादा करते हैं। वो सुना नहीं है, जैसे ही जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि का नाम आ जाता है उनके राजनीतिक पार्टी से, फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं बिजली सस्ता होगा, पानी बिल्कुल आएगा, सड़कें बनाई जाएगी, सफाई की जाएगी। तो जनता इन्हीं फैक्टर को पकड़ती है, क्योंकि पिछले वाले जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने तो काम किया नहीं। अब इस बार ये कह रहा है तो शायद करेगा, तो इसे वोट दिया जाना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं मतदान व्यवहार को इफेक्ट करता है। तो इसे हल करने के वादा करने वाले जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनाव में जितवाया जाता है, उनको वोट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नेताओं की छवि। अब देखिए जो नेता होते हैं उनकी छवि समाज में कैसा है ये भी महत्वपूर्ण है। कहीं वो गुंडा तो नहीं है, कहीं वो मतलब कि दरिंदा तो नहीं है, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं वो माफिया तो नहीं है। तो ये सब मैटर जो है वो बहुत मैटर करता है। मतदान की जो छवि होती है, मतलब छवि को देखकर नेताओं को वोट मिलता है, ये बात याद रखिएगा। नेताओं की छवि भी मतदान व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक है।
करिश्माई नेता जिनकी सार्वजनिक छवि मजबूत और प्रेरणादायक होती है, वो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को बनारस से वो सांसद है, ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बनारस, उत्तर प्रदेश। तो वहां पे उनकी छवि बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पे उन्होंने अच्छे-अच्छे काम किए हैं। तो जनता जो है ऐसे नेताओं को देखती है, ऐसे नेताओं के बारे में सोचती है, ऐसे नेताओं के साथ मिलना चाहती है जिनकी छवि बहुत अच्छी है, जो समाज के लिए वाकई में नेताजी वाला काम करते हैं। आज के नेताजी की तरह नहीं कि लूट-खसोट, ये दिस दैट, फलाना फलाना ठिकाना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे नेता जो वाकई में जनता जिन्हें पसंद करती है, जो जनता के लिए अच्छा काम करते हैं, उन्हें आकर्षित होते हैं जनता, उन्हें मत देते हैं। नेता की ईमानदारी, विश्वास और प्रशासनिक क्षमता मतदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। नेता जो है, जो भी प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है, वो कितना ईमानदार है, उसका प्रशासनिक क्षमता मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका पावर कहाँ तक है, ये बहुत मैटर करता है। मतदाता अक्सर उन नेताओं का समर्थन करते हैं जिनकी छवि एक मजबूत और भरोसेमंद नेता के रूप में होता है, जो पॉपुलर भी होते हैं, भरोसेमंद भी होते हैं, काम करने की क्षमता भी उसके अंदर होती है और उनका लेवल जो है वो अच्छा होता है, मतलब उनकी जान-पहचान जो है वो काफ़ी तगड़ी होती है। तो ऐसे लोगों को जल्दी नेता चुना जाता है, लोग उस पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो नेताओं की छवि भी मैटर करता है मतदान व्यवहार के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पारिवारिक और सामुदायिक प्रभाव। अब देखिए, पारिवारिक और सामुदायिक प्रभाव भी मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, ये जो 10वां पॉइंट है जिसका नाम है पारिवारिक और सामुदायिक प्रभाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। पारिवारिक और सामुदायिक प्रभाव भी मतलब अब परिवार की सोच कैसी है। अब एक ही परिवार में 4 अलग-अलग पार्टियों के समर्थन करने वाले भी लोग मिल जाते हैं और आजकल बहुत कॉमन सी बात है ये। अब परिवार कई जगह ऐसे भी होती है कि सारे परिवार ने विचार कर लिया कि हम भाई इसी पार्टी को वोट देंगे। सारे समुदाय ने, हमारे यहाँ तो भाई सारा समुदाय चलता है। हम बिहार के जिस क्षेत्र से आते हैं तो हमारा पूरा गाँव एक बार एक डिसाइड हो गया, अब वो जिस नेता को जाएगा सारे गाँव के लोग मिलके एक ही नेता को वोट देते हैं और ये डिसाइड पहले हो जाता है। क्यों? और किन-किन मुद्दों पर, वो मैंने अभी 9 पॉइंटों में आपके बारे में उसके बारे में बताया है कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी छवि क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी कार्य करने के तरीके क्या हैं। तो ये सब पॉइंटों के ऊपर फैक्टर चुना जाता है कि कौन से नेता को वोट दिया जाएगा। अक्सर लोग अपने परिवार या समुदाय के प्रभाव में आकर मतदान करते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच विचारों का आदान-प्रदान और सामुदायिक नेताओं का प्रभाव भी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक समुदाय में उनकी पहचान क्या है और समुदाय ने मिलके, समाज ने मिलके, सभी लोगों ने मिलके क्या डिसाइड किया है, किसको वोट देना है, ये मैटर करता है मतदान व्यवहार में। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां राजनीतिक जागरूकता कम होती है। लोग अपने परिवार या समुदाय के साथियों की सलाह से मतदान प्राप्त करते हैं। हाँ, 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 ये बात है। ये हमारे यहाँ होता है। अब मतलब जागरूकता कहने का मतलब जागरूक तो बहुत है हम लोग, लेकिन हम लोग सलाह के साथ ही किसी भी नेता का चयन करते हैं। क्या होता है कि हम लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा नेता बढ़िया है, कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है, किसकी छवि अच्छी है, कौन ईमानदार है। इसके हिसाब से हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि हमें किसे वोट देना है। फिर अगले दिन मत होता है, तभी जाके मतदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 11 कहता है अतीत के अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस। अब देखिए, अतीत के अनुभव भी मतदान व्यवहार पर असर डालते हैं। यदि मतदाता ने किसी पार्टी या नेता के शासन में अच्छे या बुरे अनुभव किए हैं। अब देखिए, मतदाता कहने का मतलब जो लोगों ने वोट दिया है। अगर किसी पार्टी को पहले वो वोट दे रखा है, उसके बाद उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ या उसके द्वारा कही गई बातें पूरी नहीं हुई, समाज में स्कूल नहीं खुलवाया गया, नदियों को साफ नहीं किया गया, सिंचाई का प्रबंध नहीं किया गया, बिजली की व्यवस्था नहीं की गई, तो ये बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है। और ये एक बार, वो कहते हैं ना, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है भैया। अब एक बार अगर बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो क्या लगता है, जो जनता है वो बेवकूफ थोड़ी ना कि बार बार तुम्ही को वोट देगी, नहीं देती है। तो ये होता है कि आगामी मतदान निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, वो उन्हें वोट नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं तो मतदाता उन्हें पुनः वोट देगी, और अच्छे काम नहीं किए हैं तो उन्हें लात मार के उनके कुर्सी से गिरा देगी। तो ये पावर है जनता का, ये पावर है पब्लिक का, क्योंकि ये देश डेमोक्रेटिकल कंट्री में आता है और यहाँ पे जनता ही डिसाइड करते हैं कि कौन गद्दी पे बैठेगा और कौन गद्दी पे नहीं बैठेगा।
पॉइंट का सबसे अंतिम पॉइंट हमारा अब निष्कर्ष है, इसे भी जान लेते हैं। मतदान व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। सही बात है, मैंने अभी आपको टोटल देख लो आप, मैंने 11 ऐसे फैक्टर बताए हैं जिसके कारण जो मतदान व्यवहार है वो प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जाति है, धर्म है, लिंग है, भौगोलिक क्षेत्र है, राजनीतिक विचारधारा है, मीडिया है, स्थानीय मुद्दे हैं, नेताओं की छवि है और पारिवारिक और सामुदायिक प्रभाव भी है, और सबसे लास्ट में अतीत का अनुभव है। इन सभी मुद्दों के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट पूरे डिटेल्स के साथ समझाया। ये सभी मिलकर तब मतदान को निर्णय लेते हैं कि उनको वोट देना है, नहीं देना है, किसको देना है। इन तत्वों को समझकर ही हम मतदान व्यवहार की बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक समावेशी और प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताए ये महत्वपूर्ण है। इन्हीं के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि मतदान कैसे, कब, कहां और किनको करना है, किनको बैठाना है और किनको हटाना है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे महत्वपूर्ण थे। प्रकार से आपने देखा चैप्टर 4 जो है मतदान व्यवहार के निर्धारित तत्व, ये चैप्टर 4 का पॉइंट नंबर 4 था, और ये सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के लिए। बुक का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक एक करके पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें बड़े ही ध्यान से और सही तरीके से पढ़ें ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।